कुल मिलाकर बात यह है कि ये चुनाव अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और ये चुनाव फिर वहीं आ गया है। बड़ा सवाल आज जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि अब आने वाले जो चुनाव के 6 फेज बचे हैं, क्या ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही ये चुनाव अब लड़ा जाएगा? पहले फेज में तो देखिए कि बड़ा स्लो रहा सारा मामला। पहले फेज में जब विकास की बात हो रही थी, लोगों को कोई दिलचस्पी ही नहीं आई। पहले फेज में जब देश की बात हो रही थी, आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही थी, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही थी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात हो रही थी, उधर मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं, भारत की बढ़ती छवि की बात कर रहे हैं, लोगों को कोई दिलचस्पी आई नहीं, लोगों को मजा नहीं आया, लोग निकले ही नहीं घर से बाहर। इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि लोकसभा चुनावों को लेकर वोटर्स में पहले फेज में 19 अप्रैल को उत्साह क्यों नहीं दिखाई दिया। इस बार के चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो 7 ओवर का यह मैच है, जिसमें पहला ओवर फेंका जा चुका है और पहला चरण इसमें सबसे बड़ा था। इसमें 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं, यानी आप यह समझ लीजिए कि ये जो 102 सीटों का जो क्वेश्चन पेपर था, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही था और इन 102 सीटों पर 65.5% वोटिंग हुई है। लेकिन पिछली बार पहले चरण के चुनाव में लगभग 70% वोटिंग हुई थी। वर्ष 2014 के पहले चरण के चुनाव में भी 70% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार लगभग 4% वोटिंग कम हुई है, जो ऐतिहासिक गिरावट है। इसके पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। देखिए, पहला कारण है चुनावों में वोटर्स की उदासीनता। किसी भी चुनाव में ज्यादा वोटिंग तब होती है जब वोटर या तो किसी पार्टी को या नेता को जिताने के लिए बाहर निकलता है या फिर किसी को हराने के लिए बाहर निकलता है। यानी वो शिद्दत से या तो किसी को सत्ता पर, कुर्सी पर बैठाना चाहता है और या बड़ी शिद्दत से उसे कुर्सी से हटाना चाहता है। और इस चुनाव में वोटर्स के पास ये दोनों ही कारण नहीं है, इसलिए उदासीनता वाला चुनाव है। वोटर्स ने यह मान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी अब सत्ता में जो है पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो चुके हैं, पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, अब उन्हें हराना मुश्किल है। और बदलाव में के पक्ष में भी कोई ऐसी लहर दिखाई नहीं दे रही, यानी लहर है ही नहीं। अगर लहर कोई होती, लोगों में गुस्सा होता, तो कम से कम बदलाव के लिए वो गुस्सा, वो लहर नजर आती। बदलाव के लिए भी कोई लहर नहीं है, क्योंकि उसका भी रोड मैप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक इस ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि वो अब सत्ता में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, अब वो हार ही नहीं सकते, इसलिए उनके एक वोट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये लोग घर बैठे रह गए। विरोधी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि विपक्ष इस स्थिति में है ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती दे सके, और यही कारण है कि मोदी के विरोधी भी वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि वो मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो भी वोट देने के लिए उत्साहित नहीं है, क्योंकि उन्हें बदलाव ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही बदलाव की उन्हें कोई उम्मीद है। तो दोनों तरफ से ही उदासीनता है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण है लॉन्ग वीकेंड। ऐसे तमाम लोगों को यह लगा कि इतनी गर्मी में पोलिंग बूथ की लाइन में खड़े होने से बढ़िया है कि शुक्रवार के चुनाव को छोड़कर शुक्रवार, शनिवार, रविवार का लॉन्ग वीकेंड मनाया जाए, शहर से बाहर जाकर कहीं चिल किया जाए, पार्टी की जाए, आराम किया जाए, क्योंकि चुनाव का पहला चरण शुक्रवार को था और चुनाव के दिन छुट्टी थी, इसलिए लोगों ने 3 छुट्टियों को मिला लिया। लोगों को लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल गई। यही कारण है कि गांव में तो वोटिंग बड़ी अच्छी हुई, लेकिन शहर के लोग पोलिंग बूथ से गायब थे। इस बार रामनवमी बुधवार को पड़ी और बहुत सारे लोगों ने तो रामनवमी की छुट्टी के बाद गुरुवार को दफ्तर से एक और दिन की छुट्टी ले ली और इसे पूरे 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड बना लिया, यानी बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी मजे ही मजे। अब चिंता की बात यह है कि अगले चरण का चुनाव भी शुक्रवार को ही हो रहा है, फिर तीसरे चरण का चुनाव जो है वो मंगलवार को पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद चौथे और 5वें चरण का चुनाव भी सोमवार को है, जो लॉन्ग वीकेंड में बदल सकता है, और आखिर के दोनों चरण भी शनिवार को ही हैं। इसलिए आने वाले चरणों के वोटिंग में भी लॉन्ग वीकेंड का असर दिख सकता है। हमारे देश के लोग 2 छुट्टियों को 3 में बदलने में और 3 छुट्टियों को 4 छुट्टियों में बदलने में एक्सपर्ट हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि वोट क्या देना, छुट्टियों पर कहीं बाहर चलते हैं। तीसरा कारण है तेज गर्मी। इस समय पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसे वोटिंग वाले दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में तापमान था 42 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र के नागपुर में 41, तमिलनाडु के वेल्लोर में 41.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा कई जगहों पर उस दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। इसलिए आम जनता गर्मी की वजह से भी अपने घरों से बाहर नहीं निकली। गर्मी की वजह से ही सुबह 10 बजे से पहले और शाम 4 से 5 बजे के बीच ज्यादा वोटिंग हुई और 12 से 3 बजे के बीच गर्मी की वजह से यह वोटिंग कम हो गई।
गर्मी के बीच चुनाव कराने में हो रही समस्या को लेकर आज चुनाव आयोग ने भी मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बात की है, बैठक की है। लेकिन देखिए अब बहुत देर हो चुकी है। अब मौसम विभाग मई और जून के महीने में सर्दी तो कर नहीं पाएगा, गर्मी को रोक नहीं पाएगा। इस बैठक में भारत का एक नक्शा दिखाया गया जिससे ये लाल रंग का जो हिस्सा है, अगर आप देखेंगे ये उसी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है जो इस बैठक में दी गई। लाल रंग में जो आप देख रहे हैं ये भारत का वो हिस्सा है जो इस समय गर्मी में तप रहा है और मार्च में ज्यादातर जगहों पर तापमान 34 से 40 डिग्री सेल्सियस था और अब ये बढ़कर 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। देखिए भारत का नक्शा कैसे इस समय लाल रंग जो आपको दिख रहा है ये वो इलाके हैं जो गर्मी से अभी तप रहे हैं। कम वोटिंग को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलीगढ़ में एक रैली में लोगों से अपील की और कहा कि वो सुबह सुबह ही जाकर सबसे पहला काम यही करें कि अपना वोट डालें और बाद में जलपान करें। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है और गर्मी तो पूछो मत, है सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना। देश से बड़ा कुछ होता है? देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है। करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए। आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। तो हम तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग बहुत देर से जागा है। ये चुनाव आयोग की गलती मानी जाएगी कि उन्होंने ऐसा खराब समय, देखिए भारत के पूरे एक साल में जो सबसे खराब मौसम होता है वो ये मौसम होता है, अप्रैल, मई और जून का मौसम। और देखिए चुनाव आयोग ने इस मौसम को चुना कि इतनी भर गर्मी में वो देश में वोटिंग कराना चाहता है। ये बात पहले सोचनी चाहिए थी और लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए था कि लोग इतनी गर्मी में जाकर वोटिंग करेंगे कैसे। अब जब इतनी गर्मी है, लोग निकल नहीं रहे, तो चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर मीटिंग कर रहा है, मौसम विभाग के साथ बैठक कर रहा है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए था चुनाव आयोग को, जो उन्होंने सोचा नहीं। अब देखिए कम वोटिंग का चौथा कारण सोशल मीडिया। इस बार पूरा चुनाव ही सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। हर पार्टी का आईटी सेल किसी भी तरह से आपके मोबाइल फोन तक पहुंचना चाहता है और चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, नेता आजकल रैलियां कम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं। रैलियां कम करते हैं और गाड़ी में बैठकर, घरों में बैठकर वीडियो ज्यादा बनाते हैं और फिर उस वीडियो को आपके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। पहले वोटर्स और पार्टियों के बीच में जो कार्यकर्ता हैं वो एक पुल की तरह काम करते थे। कार्यकर्ता घर घर जाते थे, पार्टियों के घर घर जाकर आपको कहते थे, लेकर जाते थे पोलिंग बूथ तक कि आप चलकर वोट डालिए। लेकिन इस बार इस तरह का प्रोएक्टिव कार्यकर्ता गायब है। इस बार कार्यकर्ता भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर नेताओं के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ता भी घर पर बैठे हैं। पिछले चुनाव में जो पन्ना प्रमुख हुआ करते थे वो आज पेज प्रमुख बन गए हैं और सोशल मीडिया पर पेज बनाकर, फेसबुक का पेज बनाकर अब वो पेज प्रमुख बन गए हैं। जो कुछ जानकारी लेनी है आप उस पेज से ले लीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके एडमिन बने हुए हैं और सारी जानकारियां वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। ये ऐसे तो आजकल हमारा चुनाव प्रचार चल रहा है। तो देखिए, जो मैंने आपको कहा, पन्ना प्रमुख जो होते थे पहले बड़े एक्टिव होते थे, अब वो फेसबुक के पेज प्रमुख हो गए हैं। इसी तरह अब जो सारे कार्यकर्ता हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके एडमिन बन गए हैं। और कार्यकर्ता हो या नेता हो, अब जो डोर टू डोर कैंपेनिंग एक जमाने में हुआ करती थी, लोग घर घर जाते थे, लोगों से रिक्वेस्ट करते थे वोटर से कि आप हमें वोट डालिए, इस बार वो कैंपेन नहीं नजर आ रही है और कार्यकर्ता भी घर पर ही बैठा है। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि जब पूरी कैंपेनिंग ही डिजिटल हो रही है, सब कुछ नेता हो, कार्यकर्ता हो, सब कुछ अगर आपके मोबाइल फोन से ही हो रहा है, तो वोटिंग भी डिजिटल ही कर देनी चाहिए। और अगर डिजिटल वोटिंग हो जाती तो कहीं बड़ी संख्या में लोग वोट इस बार डालते और वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता। इसलिए आज हमारे देश की सरकारों को,
अब जो नई सरकार आएगी उसे यह सोचना चाहिए कि जब पूरा चुनाव ही मोबाइल फोन पर लड़ा जा रहा है, जब पूरा चुनाव प्रचार ही इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया पर है, तो फिर चुनाव भी आप मोबाइल फोन के जरिए ही करा लीजिए। वोटिंग भी चुनाव की जो होती है वो डिजिटल वोटिंग करा लीजिए। बहुत सारे देशों में डिजिटल वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब भारत के लिए भी अच्छा होगा कि सरकार कोई नया तरीका सोचे और आपके फोन से ही या इंटरनेट के जरिए ही आप वोट डाल सकें। घर में बैठे हुए, अगर आप बाहर गए हुए हैं वेकेशन पर, तो वहां से बैठे बैठे डाल सकें।